तो कैपेसिटर्स के बारे में एक बार हम लोग ब्रीफली एक बार समझ लेते हैं। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे लिए इतना ही जानना काफी है कि ये चार्ज स्टोर करता है, स्टोर्स चार्ज, ठीक है। और जो चार्ज वो स्टोर करेगा, वो जो चार्ज स्टोर करेगा Q, ठीक है, चार्ज जो स्टोर करेगा उसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, ठीक है। जो चार्ज स्टोर करेगा उसका फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। उसकी कैपेसिटी कितनी है और वोल्टेज कितनी है, यानी कि CV, Q इज इक्वल टू CV। इतना चार्ज स्टोर करेगा, यानी कि अगर हमारे पास कैपेसिटर है C और अगर हमने उसको V वोल्टेज वाली बैटरी से कनेक्ट किया तो इसके ऊपर चार्ज होगा CV। ये जो चार्ज होता है ना वो एक प्लेट का होता है, इट इज चार्ज ऑन वन प्लेट। कैपेसिटर दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट के ऊपर चार्ज Q है, इस पे अगर प्लस Q है तो इस पे माइनस Q है। एक प्लेट पे अगर प्लस Q है तो दूसरी प्लेट पे माइनस Q है, तो टोटल चार्ज तो जीरो है। हम लोग एक प्लेट की बात करेंगे तो एक प्लेट के ऊपर चार्ज है Q, जिसका फॉर्मूला है CV। समझ गए? ठीक है। अब एनर्जी स्टोर्ड क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है? U, एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटर कैपेसिटेंस और वोल्टेज का स्क्वायर, या फिर C को हम क्या लिख सकते हैं? C को हम लिख सकते हैं Q बाई V। Q बाई V लिखेंगे तो क्या मिलेगा? Q बाई V मिलेगा, लिखे तो QV। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और V की जगह Q बाई C अगर डाल दें तो हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये तीनों फॉर्मूले हैं, समझ गए? ये तीनों फॉर्मूले हैं हमारे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, हाफ Q स्क्वायर बाई C। यानी कि अगर हमारा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C और अगर उसको V वोल्टेज वाली बैटरी से जोड़ा तो उसके अंदर चार्ज होगा CV। उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है हाफ CV स्क्वायर या हाफ चार्ज इनटू वोल्टेज। उसके अंदर चार्ज कितना है इनटू वोल्टेज, या फिर हाफ Q स्क्वायर बाई C। समझ गए? अच्छा, अब दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स कितनी होगी? दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होगी दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे, जिसमें सिग्मा क्या है? सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। मतलब सिग्मा क्या है? सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। एनर्जी नहीं, E है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी के लिए हमने यूज किया है U। समझ गए? अच्छा, एक चीज और रह गई। अगर हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया है A, ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज A और दोनों के बीच में, दोनों कैपेसिटिव प्लेट्स में बीच में दूरी है D, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है?
एयर है, ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, और डी क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन। अगर एयर है दोनों प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ गए? फिर से देखो, चार्ज CV, फिगर देखो, वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज है V वोल्टेज वाली बैटरी से हमने जोड़ा है तो चार्ज आ जाएगा CV। चार्ज एक प्लेट का चार्ज होता है, टोटल चार्ज तो जीरो ही होता है, और जीरो होना भी चाहिए क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यही कहता है कि चार्ज बिफोर एंड आफ्टर कनेक्शन शुड रिमेन जीरो। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहना चाहिए। तो पहले भी जीरो था, अब भी जीरो रहना चाहिए। फर्क क्या पड़ा, अब तो चार्ज बट गया, एक प्लेट पे पॉजिटिव आ गया, एक प्लेट पे नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और चार्ज का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, और एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है, हाफ CV स्क्वायर। C है कैपेसिटेंस, V है वोल्टेज, जो हमने बैटरी की वोल्टेज जोड़ी है। समझ गए? इसके बाद है C की जगह हम यूज करते हैं हाफ QV, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और हाफ Q स्क्वायर बाई C वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। और दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। समझ गए? ठीक है, तो मैं इन फॉर्मूले को अब मैं एक बार टेबल बना के लिखूंगा कि यही फॉर्मूले अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ, अगर हम अपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें तो इन चीज़ों पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, फॉर्मूले में क्या क्या बदलाव आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं फॉर्मूले को। देखो, कैपेसिटेंस अगर एयर के साथ ये है, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, है कि नहीं? तो इस बार लिख लेते हैं ढंग से, बताता हूं। तो बीच में लाइन बना लेते हैं, ये है विदाउट स्लैब विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसको कह सकते हैं विद एयर, दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है। ठीक है, विदाउट स्लैब, एक तरफ हम विदाउट स्लैब लिखा है, एक तरफ हम कह रहे हैं विद स्लैब। तो कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है बिना स्लैब के। और विद स्लैब क्या बनेगा, विद स्लैब C डैश कह देते हैं K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, या कह लो इज इक्वल टू के C तो ये, समझ गए? ठीक है, तो ये है विदाउट स्लैब और ये है विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। समझ गए? अब देखो, इस फिगर को ऐसे बनाते हैं, हमने बैटरी से जोड़ा हुआ है, यहां पर भी बैटरी से जोड़ देते हैं, लेकिन अब की बार हम डालेंगे स्लैब। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि अगर यहां पर मैंने स्विच लगाया है, यहां स्विच ऑफ है, ये भी स्विच ऑफ है, बैटरी की वोल्टेज है V, बैटरी की वोल्टेज है V। ठीक है, और अब हमने बैटरी को ऑन करने के बाद हमने स्लैब डाला, बैटरी को ऑन करने के बाद यानी सर्किट को कंप्लीट करने के बाद हमने स्लैब डाला, तो किस किस चीज पे फर्क पड़ा, यानी कि कैपेसिटेंस कितनी हो गई, वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ा, चार्ज पे क्या फर्क पड़ा, और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा। तो हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ dielectric slab
ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद बैटरी कनेक्टेड। ठीक है, बैटरी को कनेक्ट करके रखने के बाद, यानी बैटरी को हमने ऑन रखा है और स्लैब डाला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला स्लैब डाला, इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, किस किस पर, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी, कैपेसिटेंस C हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कैपेसिटी बढ़ गई ना। अच्छा, दूसरा है वोल्टेज, वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ा, वोल्टेज क्या फर्क पड़ा, हमने स्विच को ऑन रखते हुए स्लैब को डाला है। वोल्टेज का मतलब क्या है, वोल्टेज का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि यहां से यहां तक जाने के लिए पर यूनिट चार्ज कितना काम करना पड़ेगा। तो स्लैब डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही काम करना पड़ेगा। इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में वोल्टेज रहेगी V, कनेक्ट करने के बाद भी वोल्टेज क्या रहेगी V। तो वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, नो चेंज। ठीक है, ऐसा तब है जब हमने बैटरी को कनेक्ट करके रखा है। याद रखो, आंसर बदल जाएगा अगर बैटरी को हटा करके तुम स्लैब डालोगे, वो हम अलग से करेंगे। अगर बैटरी को हटाने के बाद स्लैब डालोगे ना तो वोल्टेज बदल जाएगी। लेकिन अब हमने कैसे किया है, हमने स्विच को ऑन रखते हुए स्लैब डाला है, तो वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कैपेसिटेंस कितनी हो गई, कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू V बाई डी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, V बाई डी। लेकिन याद रखो कि अब जो है हमने स्लैब डाला, तो स्लैब डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब के अंदर थोड़ी सी अलग होती है ना। हमने पढ़ा था ना कि जब हम स्लैब डालते हैं तो एक फील्ड होती है बाहर की और एक फील्ड डेवलप होती है अंदर। ठीक है, कैसे किया था हम लोगों ने, हमने ऐसे किया था कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो एक फील्ड बाहर की होती है और एक फील्ड अंदर की होती है, तो टोटल फील्ड थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो ये फॉर्मूला भी हमने किया था, कैसे वाला, E नॉट बाई K, क्योंकि K क्या है, K है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, क्योंकि अब तो हम डायरेक्टली कांस्टेंट डाल रहे हैं ना। सो E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा E नॉट बाई K। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई K टाइम्स हो जाएगी, समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई K टाइम्स हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। तो दो बातें हो गई, वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, कैपेसिटेंस बढ़ गया, और एनर्जी स्टोर देखते हैं। एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर हाफ CV स्क्वायर है ना। सो हाफ CV स्क्वायर, क्या वोल्टेज बढ़ी या उतनी ही रही, वोल्टेज तो उतनी ही है और कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी हमारी K टाइम्स बढ़ गई है, इसलिए एनर्जी स्टोर भी हो जाएगी K टाइम्स K। सो K पहली वाली एनर्जी है, तो हम लिखेंगे U डैश इज इक्वल टू KU। नई वाली एनर्जी इज इक्वल टू K टाइम्स पुराने वाली एनर्जी, क्योंकि कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ गई है, समझ गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से वोल्टेज पर, कैपेसिटी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, समझ गए। ऐसा तब किया है जब हमने स्विच को ऑन रखा हुआ है, ठीक है, स्विच को ऑन रखा हुआ है। तो
ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है, अगर स्विच ऑफ कर दिया, पहले चार्ज कर लिया प्लेट्स को, चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा दिया, फिर स्लैब डाला, तो आंसर बदल जाएगा। क्या बदलेगा? अब देखते हैं उसको भी। अब की बार हमने स्विच को, बैटरी को हटा दिया, ठीक है, अब की बार हमने बैटरी को हटा दिया है और पहले से ही इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया है, अब की बार बैटरी को हटाने के बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है, तो क्या कहेंगे? इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब with battery और सेल रिमूव्ड। अब की बार हमने बैटरी या सेल को हटा दिया है, हटाने के बाद स्लैब डाला है। तो अब की बार हमने बैटरी और सेल को हटाने के बाद स्लैब डाला है, यानी कि अब क्या होगा? कैपेसिटी तो क्या होगी? कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़नी है कि नहीं? और वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, एक चीज और, चार्ज पे भी देखेंगे, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। अब की बार हमने बैटरी को हटा दिया है, यानी कि अब की बार पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए, बनाए रखने के लिए कोई भी नहीं है। पोटेंशियल बनाए रखने के लिए कोई भी नहीं है, और पोटेंशियल नहीं बनेगा, पोटेंशियल उतना मेंटेन नहीं रहेगा, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? इसके आंसर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले देखो चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, Q इज इक्वल टू सी वी, लेकिन C डैश हो गया, तो V इज इक्वल टू Q बाई सी डैश। अब तुम्हारा C डैश तो बढ़ गया ना, तुम्हारा कैपेसिटी बढ़ गई है, कैपेसिटी बढ़ गई है, चार्ज उतना ही है, कैपेसिटी बढ़ गई है, चार्ज उतना ही है, तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगी, तो हम लिखेंगे वोल्टेज डिक्रीजेस। समझ गए? तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमने स्लैब डाला बैटरी हटाने के बाद, तो चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है, इसीलिए वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगी। वोल्टेज डिक्रीज कर गई तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। शायद इससे अच्छे से मालूम ना पड़े, एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ C की जगह हम लगाएंगे C इज इक्वल टू Q बाई V, तो QV वाला फॉर्मूला देखो, चार्ज क्या हो गया? चार्ज उतना ही है, वोल्टेज डिक्रीज कर गई, तो एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, तो एनर्जी डिक्रीजेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज करनी है कि नहीं, क्योंकि स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है। तो दो केस देखे हम लोगों ने, एक तो हमने देखा चार्ज करने के बाद स्लैब डाला बैटरी हटाने के बाद, और एक बैटरी को लगाए रखा और हमने स्लैब डाला। चार्ज वाली बात यहां पर हमने करी, यहां पर भी कर लेते हैं। यहां पर चार्ज उतना ही रहने वाला है, क्योंकि बाहर से चार्ज आना जाना बंद हो गया है, कोई चार्ज आने का रास्ता ही नहीं है। यहां पर क्या है, तुमने जब स्लैब डाला, स्लैब डालने से क्या होगा, अचानक से एक बार तो वोल्टेज घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, लेकिन उतनी ही वोल्टेज बनाने के लिए ज़्यादा चार्ज ले लेगा। इसकी कैपेसिटी बढ़ गई ना, कैपेसिटी बढ़ गई तो ज़्यादा चार्ज लेगा। इसका मतलब क्या है, इसका चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज ले सकता है, कैपेसिटी बढ़ गई ना, बैटरी से लगे हुए चार्ज लेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। कैपेसिटी बढ़ गई मतलब ये ज़्यादा चार्ज ले सकता है, और ज़्यादा चार्ज ले सकता है तो कैपेसिटी उतनी ही वोल्टेज बनाने के लिए चार्ज को इसको लेना पड़ेगा। तो हम दो केस करें जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से स्लैब को एक बार तो हमने ऑन करने के बाद स्लैब डाला और एक ऑफ करने के बाद स्लैब डाला। दो स्पेशल केस करे हम लोगों ने, समझ गए क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? अब हम एक और चीज इसमें करेंगे कि अगर स्लैब ना डालें, ठीक है, और स्लैब को बगैर डाले प्लेट्स को नजदीक लाएं, दूर लेके जाएं, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये और देखते हैं।
तो हम क्या कहेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन को चेंज कर दें। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सेपरेशन between plates keeping connected to voltage source। ठीक है, वोल्टेज के सोर्स को जोड़े रखने के बाद, ठीक है, प्लेट्स के एरिया को कम ज्यादा करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, पोटेंशियल और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। तो ये हमारी दो प्लेट्स थी, प्लेट्स का एरिया है A और सेपरेशन है D। अब हमने इनको बैटरी से जोड़ के रखा हुआ है। बैटरी को जोड़ के रखोगे इसका मतलब क्या है, बैटरी को जोड़ के रखोगे इसका मतलब ये है कि दोनों प्लेट्स के बीच में वोल्टेज उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में वोल्टेज V रहेगी, हमेशा V ही रहेगी। ठीक है, और अगर तुम सेपरेशन को, मतलब कि दोनों प्लेट्स को दूर दूर लेके जाओगे तो बताओ कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले सबसे पहले सी को देखते हैं। जब तूने दोनों प्लेट्स की सेपरेशन को बढ़ाया, जब तुमने दोनों प्लेट्स की सेपरेशन को, यानी दोनों प्लेट्स को दूर दूर किया, ठीक है, तो दूर करने की वजह से किस कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। कैपेसिटी का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यह है हमारे कैपेसिटी का फॉर्मूला। अगर तुम D को बढ़ाओगे, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी को बढ़ाओगे, तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम कहेंगे जब D बढ़ेगा तो कैपेसिटी घटेगी, जब D इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटी डिक्रीज करेगी। और चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, Q इज इक्वल टू C बाई V, है ना, Q इज इक्वल टू C बाई V। अब देखो वोल्टेज तो उतना ही रहेगा, कैपेसिटी डिक्रीज कर गई तो चार्ज भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि V क्या करता है, V रिमेन सेम, V रिमेन सेम। ओके, कैपेसिटी घट गई तो चार्ज भी डिक्रीज करेगा, चार्ज भी डिक्रीज कर जाएगा। समझ गए। बैटरी को जब तुमने कनेक्ट करके रखा लेकिन दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन को दूर कर दिया, तो याद रखो पहले कैपेसिटी ज़्यादा थी, ज़्यादा चार्ज था, अब दूर लेके गए तो कैपेसिटी क्या हुई, तो कैपेसिटी डिक्रीज कर गई, यानी अब चार्ज स्टोर करने की क्षमता कम हो गई। तो ज़्यादा चार्ज है ना इसके पास, इसमें तो उसके पास ज़्यादा चार्ज है, तो वो चार्ज कम हो जाएगा, तो चार्ज Q डिक्रीजेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बारे में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहेंगे, पहले फॉर्मूला देखो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अब देखो क्या एरिया चेंज हुआ है, नहीं। क्या चार्ज चेंज हुआ है, हाँ, चार्ज डिक्रीज कर गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक भी घट जाएगी। और एनर्जी देखो, एनर्जी U हाफ CV²। कैपेसिटी डिक्रीज कर गई, वोल्टेज वही है, कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है लेकिन वोल्टेज में चेंज नहीं आया, तो एनर्जी क्या होगा, वोल्टेज वही है, कैपेसिटी डिक्रीज कर गई तो एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी। और क्या रहेगा, सारी चीज हो गई। तो ये वाला क्वेश्चन क्या था कि जब हमने बैटरी से कनेक्ट रखते हुए दोनों प्लेट्स की सेपरेशन को बढ़ाया, तब इन चीजों पे क्या फर्क पड़ा ये हमने देखा। क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक और क्वेश्चन इसमें आता है बोर्ड में बहुत बार, और वो क्या है,
हम लोगों को एक ग्राफ दिया जाता है, एक ग्राफ दिया जाता है C और V के बीच में, इधर V ले लेते हैं, इधर C ले लेते हैं, ठीक है। और हमने इस तरीके से हमें दो कैपेसिटर दिए, कैपेसिटर 1 और ये है कैपेसिटर 2। ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है। तो बताओ किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, सॉरी चार्ज है, हमें बताना है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। ग्राफ दे रखा है चार्ज और वोल्टेज के बीच में, और तुम्हें बताना है कि किस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो कैसे करेंगे, जो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतनी ही वोल्टेज पर, यानी सेम वोल्टेज पर ऐसे लाइन बनाएंगे। इस लाइन को बनाने का फायदा क्या है, इस लाइन को बनाने का फायदा ये है कि ये जो वोल्टेज है ना, ये वाली वोल्टेज, ये वाली जो वोल्टेज, ये दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए वोल्टेज सेम है। तो चार्ज जिसमें ज्यादा उसकी कैपेसिटी ज्यादा। तो देखो इसमें चार्ज ज्यादा है, इसमें चार्ज कम है, तुम क्या कहेंगे, कैपेसिटर 1 हैज मोर चार्ज फॉर सेम वोल्टेज, उसी वोल्टेज के लिए, ठीक है, उसी वोल्टेज के लिए कैपेसिटर 1 के ऊपर ज्यादा चार्ज है, इसीलिए हम कहेंगे C1, यानी कि C1 इज ग्रेटर देन C2। क्लियर। तो ये साबित होता है कि C1 C2 से बड़ा है। क्लियर। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार आता है, जिसमें हमें चार्ज और वोल्टेज के बीच में ग्राफ दिया है। और वही बात है ना, जैसे जैसे देखो इस वाले ग्राफ में, देखो इस वाले ग्राफ में क्या मालूम पड़ता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रही है, ठीक है। इसमें भी देखो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है इसमें वोल्टेज कम बढ़ रही है। C1 वाले में जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज कम बढ़ रही है, यानी वो ज्यादा चार्ज ले सकता है। इससे भी साबित होता है कि C1 की कैपेसिटी C2 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और उसको हमने जोड़ा है 10 वोल्ट से, कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड, और दूसरे में भी यही है, ऐसा ही है। उसी कैपेसिटर को हमने फिर से अब की बार स्लैब डालने के बाद, स्लैब के की वैल्यू है 5, 10 वोल्ट। तो क्या करना है तुम्हें, एक तो दोनों के केस में निकालना है फाइंड रेशो ऑफ चार्ज स्टोर्ड, दोनों में चार्ज का रेशो क्या है, फाइंड रेशो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। तो दो काम करते हैं पहले, तो पहले चार्ज को देखते हैं। पहले वाले में Q1 चार्ज, दूसरे में Q2 चार्ज। तो Q1 क्या हो जाएगा, CV, C है 5 × 10⁻⁶, वोल्टेज कितनी है 10, तो आंसर आ गया 5 × 10⁻⁵ कूलम। और दूसरे केस में देखो कैपेसिटर दोनों सेम है, लेकिन इसके अंदर स्लैब है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी है 5 टाइम्स, यानी 25 माइक्रोफैराड। तो हम लिखेंगे 25 × 10⁻⁶, और वोल्टेज कितनी है 10, तो 250
into 10 raised to the value 25 into 10 raised to minus 5 कूलॉम। 5 गुना ज़्यादा चार्ज है, रेशो निकालना ना, तो रेशो निकालो, C1 by C2 हो जाएगा 1 by 5। इसका मतलब क्या है, C2 is equal to 5 times of C1। C2 के ऊपर 5 गुना ज़्यादा चार्ज है C1 के कंपैरिजन में। अब निकालते हैं एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर, पहले वाले का हाफ CV स्क्वायर। सो हाफ पहले वाले की कैपेसिटी कितनी है, 5 into 10 raised to minus 6, और वोल्टेज कितनी है, 10 का स्क्वायर यानी 100, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, U2 कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ गई, हाफ कैपेसिटी कितनी है, अब की बार 5 into 25 हो गया, 25 into 10 raised to minus 6 into 100, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टोर्ड आ गया, क्लियर। तो दो चीज हम निकाली, रेशियो निकाल सकते हो U1 by U2 एंड C1 by C2। एक और इम्पॉर्टेंट बात इससे हट करके मैं बता रहा हूं कि जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। जब हम कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। क्या वो सारा एक साथ चार्ज हो जाता है, या धीरे धीरे चार्ज करता है, या करता ही रहता है। तो याद रखो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे बहुत सारा चार्ज बैटरी में से फ्लो कैपेसिटर के अंदर करेगा, और धीरे धीरे चार्ज बहना घटता जाएगा और बाद में स्टॉप कर जाएगा। तो कैपेसिटर के अंदर कुछ समय के बाद चार्ज फ्लो करना बंद कर देता है, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर कुछ समय के बाद चार्ज फ्लो करना बंद कर देता है जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत काम आएगा ऐसे क्वेश्चंस में जब हम कैपेसिटर को जोड़ेंगे और कहेंगे कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो गया है, तो हम कहेंगे उसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तो उसके ना तो अंदर चार्ज जाता है ना ही बाहर निकलता है, ठीक है, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जैसे ही कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ तब चार्ज उसमें फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। टॉपिक का नाम है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो देखो, ये है टाइम, ये है चार्ज। जैसे ही तुम कनेक्ट करोगे बहुत सारा चार्ज फ्लो करेगा और बाद में चार्ज घट करके फ्लो करना बंद कर देगा, ठीक है। इस तरीके से कैपेसिटर चार्ज करता है, ठीक है। चार्ज कैपेसिटर हमेशा फ्लो नहीं करता, कुछ समय बाद बंद कर देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये बाद में हमें काम आएगी जब हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच में किसी रेजिस्टेंस के साथ अगर कैपेसिटर जोड़ देते हैं तब ऐसी चीज़ें काम आएंगी हमें। ओके, तो ये था चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे ही हमने दो कैपेसिटर लगाए, सीरीज में लगाए, बैटरी है 10 वोल्ट और इसका है 2 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड। तो हमें क्या क्या निकालना है, दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालो, दोनों की वोल्टेज निकालो, दोनों की एनर्जी निकालो, ठीक है। तो सीरीज में, क्योंकि दोनों कैपेसिटर किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में, सीरीज में कौन सी चीज सेम रहती है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है। और जितना चार्ज दोनों के अंदर है, ठीक है, दोनों के अंदर जितना चार्ज है उतना ही, दोनों को हटा करके एक लगा देंगे ना तो भी उतना ही चार्ज रहेगा, ठीक है। तो दोनों के ऊपर चार्ज निकालने के लिए वोल्टेज पता होनी चाहिए। मान लो इसकी वोल्टेज है V1, इसकी वोल्टेज है V2,
चार्ज दोनों में सेम रहेगा, इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, तो हम क्या लिखेंगे Q इज इक्वल टू Q, दोनों का चार्ज सेम है, तो C1V1 इज इक्वल टू C2V2। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात है इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज 10 वोल्ट के बराबर है, इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज 10 वोल्ट के बराबर है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, और एक ये दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे 2 × 10⁻⁶ V1 इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁶ V2। 10⁻⁶ दोनों तरफ कट गया और 2 से 4 कट गया, तो V1 इज इक्वल टू 2V2। ये वाली बात काम आएगी अब हमें यहाँ पे। सो V1 की जगह लिखेंगे 2V2 प्लस V2 इज इक्वल टू 10, 3V2 इज इक्वल टू 10, V2 इज इक्वल टू 10/3। अगर V2 10/3 है तो V1 आ जाएगा 20/3। देखो यहाँ से, क्योंकि V1 क्या है 2 टाइम्स ऑफ V2, तो V2 आया 10/3, तो V1 हो जाएगा 20/3 वोल्ट। तो दोनों ही वोल्ट आ गए ना हमारे पास, V1 भी आ गया, V2 भी आ गया। अब चार्ज निकाल लेंगे, तो चार्ज क्या होगा, Q1 हो जाएगा 2 × 10⁻⁶। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या है Q1 की, इसकी वोल्टेज है 20/3, और Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा 4 × 10⁻⁶, और V2 कितना है 10/3 कूलॉम। समझ गए? ठीक है, क्लियर हुई बात? तो दोनों पे हमने चार्ज निकाला और दोनों की वोल्टेज निकाली। अब एक और चीज देखो, दोनों की वोल्टेज का सम 10 वोल्ट है, दोनों की वोल्टेज का सम 10 वोल्ट रहेगा, चार्ज दोनों पर सेम है, कैपेसिटी अलग अलग है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमने किया, बट एक अच्छा क्वेश्चन है, ये काम का क्वेश्चन है। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग रिकैप करेंगे और बोर्ड में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, बाय फॉर नाउ, सी यू टुमारो।